सूर्योदय के बाद आज फिर बातचीत होगी और यह संकेत बताता है कि बातचीत इतनी जरूरी क्यों है और इसीलिए अगर घंटे भी लग रहे हैं, तारीख भी बदल रही है, इंतजार किसी नतीजे पर पहुंचने का है। 6 हफ्तों तक चली विनाशकारी जंग के बाद अब दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, निगाहें टिकी हुई हैं इस्लामाबाद पर, जहां सिर्फ बातचीत नहीं हो रही बल्कि तय हो रहा है कि आने वाले वक्त में कैसे होंगे मिडिल ईस्ट में हालात। इस्लामाबाद जो अब दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग का अखाड़ा बना है, शनिवार शाम से जब ऐतिहासिक वार्ता शुरू हुई तो उम्मीद जगी कि शायद कुछ राहत की खबरें आएंगी, लेकिन पहले दौर में करीब 4 घंटे चली बातचीत में ज्यादा कुछ नहीं निकला। बातचीत की शुरुआत तो राजनीतिक स्तर से हुई, लेकिन जल्दी ही ये तकनीकी स्तर तक पहुंच गई, जहां दोनों देशों के विशेषज्ञों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस बातचीत में ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद हैं। इनके साथ दोनों देशों के आर्थिक, सैन्य, कानूनी और परमाणु विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो हर मुद्दे को तकनीकी नजर से देख रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बातचीत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल का कारोबार गुजरता है, जिस पर ईरान पूरा नियंत्रण चाहता है, यानी उसका अपना नियम, अपना टोल टैक्स, ताकि जंग में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। वही अमेरिका चाहता है कि ये रास्ता पूरी तरह खुला और स्वतंत्र रहे, ताकि वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। बस यही टकराव इसी बातचीत को बार बार पटरी से उतार रहा है। हॉर्मुज पर तनातनी के अलावा लेबनान का मुद्दा, क्षेत्रीय प्रभाव, सैन्य मौजूदगी और परमाणु कार्यक्रम जैसे कई सवाल हैं, जिस पर भी सहमति बनाने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देश अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है और कहा कि ईरान के साथ डील हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। In very deep negotiations with Iran, we win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines, you call them water mines, in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it, because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is, but we were not helped by NATO, that I can tell you. If China does that, China's going to have big problems, okay? बातचीत से जो हालात बने हैं उससे अब तक कुछ नतीजा नहीं निकला है। बस सकारात्मक संकेत यही है कि दोनों देशों की आमने सामने बातचीत हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिन मुद्दों पर टकराव है वे इतने बड़े हैं कि उन्हें सुलझाना आसान नहीं होगा। खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट और लेबनान जैसे मुद्दे किसी भी वक्त हालात को फिर से बिगाड़ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो हॉर्मुज पर हमने कुछ देर पहले अपने सहयोगी सुमित चौधरी से भी बात की थी, सुनिए। क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नियंत्रण को लेकर के ईरान किसी भी तरह के समझौते के मूड में है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी तरीके के समझौते के मूड में इस समय है, खासतौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। हो सकता है ईरान कई ऐसी पहलुओं के ऊपर बातचीत करने के लिए अपनी रजामंदी दे भी दे, लेकिन इस समय अगर आप बातचीत के दौर में देखें, ईरान भी कोई इस समय बहुत ज्यादा कमजोर नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर है, देखिए 40 दिन के बाद ईरान एग्जॉस्ट जरूर हुआ है, उसके कई लीडर्स मारे गए हैं, उनके कमांडर्स मारे गए हैं, लगातार उसके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर्स भी आ रहे हैं। ये प्रेशर भी आ रहा है कि आखिरकार अगर ये जंग लंबी चली तो फिर कैसे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, तो ये सारे तमाम प्रेशर है। लेकिन इस समय जो पोजीशन ईरान की है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है। ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसा वेपन उसके हाथ में, एक प्रेशर पॉइंट उसके हाथ में, जिसको लेकर वो दुनिया भर पर दबाव बना सकता है। दूसरा, अगर आप देखें इजराइल लेबनान पे जिस तरीके से अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ, वहां से भी रिटेलिएशन आ रहा है, तो ये भी नहीं कह सकते कि इजराइल भी एक तरीके से पूरी तरीके से सिक्योर हो। ईरान
ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं जिससे नुकसान इजराइल में भी हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर भी अब तक जितनी एयर स्ट्राइक्स कर चुका है, आप देखें तो न्यूक्लियर वेपन के अलावा सब कुछ ट्राई कर चुका है इजराइल, और अमेरिका लगातार बड़े अटैक्स कर चुका है। B-2 बॉम्बर्स से लेकर बड़े बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जा चुका है। लेकिन उसका आउटकम क्या निकला? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। आप कह सकते हैं कि उनके 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 इलाकों में तबाही बहुत मची है, लेकिन इनरिच यूरेनियम उनके हाथ नहीं लग पाया अमेरिका और इजराइल के। अभी तक आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा नहीं पाए। लगातार वो डेटरेंस अभी इजराइल और अमेरिका के लिए बनी हुई है कि देखिए आपकी इतनी बड़ी नेवल पावर है, लेकिन आप अभी भी इन माइंस को हटा नहीं सकते। और विदाउट इजराइल ईरान के अप्रूवल के, विदाउट ईरान के आप कह सकते कंसेंसस के, तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो एक तरीके का डेडलॉक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका और इजराइल के सामने भी खड़े कर चुके हैं। और फिर दिक्कत ये भी है कि मिडिल ईस्ट के देश कह रहे हैं कि 40 दिन तक हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश में कर्फ्यू जैसा माहौल है, हम लगातार अपने लोगों को निकलने नहीं कह सकते। तो अविश्वास भी मिडिल ईस्ट के देशों में पैदा हो रहा है अमेरिका को लेकर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर। तो अमेरिका भी चाहेगा जल्दी से जल्दी हो, लेकिन अभी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर ईरान ने अपनी सुपरमेसी हो, अपनी मिलिट्री पावर को, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने लड़ने की क्षमताओं को, एंडोरेंस को बहुत हद तक साबित किया। और शायद इसी वजह से इस समय ईरान बहुत ज्यादा रिजिड हो चुका है अपनी शर्तों को, जिसको अमेरिका समझ रहा है कि कैसे कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इसको निगोशिएट किया जा सकता है। कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद तो अमेरिका अपने लोगों में, दुनिया भर में कह सकता है कि देखिए हमने इस नेगोशिएशंस के अंदर भी वो हासिल कर लिया जो हम हासिल करना चाहते थे।